स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछले 2 दिन पहले जब हमने आपके साथ चर्चा की थी, तो आप मेरी कुछ बातों से सहमत नहीं थे। उसमें से एक बात ये थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो, मेरा कहना था कि इस सवाल के ऊपर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक होड़ है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपका कहना था कि कोई होड़ नहीं है, योगी आदित्यनाथ को जहां पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। वो अपने पिनेकल पे, अपने शिखर पे पहुंच गए हैं। अब राजनीति में उनका और ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। दरअसल अ, अमित शाह के रास्ते में क्या-क्या रुकावटें हैं, क्या-क्या आसानियां हैं, इस सब का विश्लेषण आपने उसमें किया था। बहुत बेहतरीन विश्लेषण था। बहुत अच्छी नई वर्ग के दर्शकों ने उसको पसंद भी किया। काफी लोगों ने उसको देखा भी। टीका टिप्पणियां भी उसमें आई। लेकिन मुझे ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में एक जिस तरह एक व्यक्ति के कई मन होते हैं, उस तरह एक संगठन के भी कई मन होते हैं। ये एक स्वाभाविक है। मतलब हम लोग बहुमुखी मनों के स्वामी होते हैं। मतलब जो है, एक मन ये कहते भी नहीं, हम एक मन हमारा ये कर रहा है, एक मन हमारा ये कर रहा है। फिर एक बहुत हिंदी में एक अच्छा फिकरा भी है, दुचित्तापन है। उसको अंग्रेजी में भी क्या स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जो भी हो। हाँ, हाँ। तो हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक दुचित्तापन है। 2 मन हैं इस सवाल के ऊपर। एक मन ये है कि अ, नरेंद्र मोदी का जो उत्तराधिकारी हो वो संघ की कतारों से हो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उसकी राजनीतिक संस्कृति में रचा पगा हो पूरी तरीके से। हिंदुत्व की राजनीति का एक कुशल खिलाड़ी हो और संघ का आज्ञाकारी स्वयंसेवक हो। और दूसरा मन उसका ये करता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने प्रयोग किया, एक भगवाधारी को उन्होंने पॉलिटिकल पावर दी, वहां पे एग्जीक्यूटिव हेड बनाया भारत के इतिहास में पहली बार। ये तो हम लोग सुनते थे कि ये तो इस्लामिक इतिहास में होता था। इस्लामिक इतिहास में होता था कि जो रिलीजियस हेड होता था वही पॉलिटिकल हेड भी हो जाता था और उसको खलीफा कहते थे। इसीलिए खिलाफत नाम की एक राज्य प्रणाली अस्तित्व में आई, जो वो बहुत लंबे अरसे तक चली। मॉडर्निटी ने उसको समाप्त कर दिया, वो अलग बात है। तो एक हिंदू खलीफा बनाया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जो पहले से एक रिलीजियस हेड था, लेकिन उसको पॉलिटिकल हेड बनाया। एक धार्मिक मुखिया था, उसको राजनीतिक मुखिया भी उन्होंने बनाया। ये एक प्रयोग किया और उस प्रयोग को देख के नरेंद्र मोदी भी चेते। उनको लगा मैं तो केवल पॉलिटिकल हेड हूं, ये आदमी दोनों हो गया। बाद में समझ में नहीं आई उनके। शुरू में तो उन्होंने इस प्रयोग का समर्थन किया, लेकिन बाद में उनकी समझ में आई कि मैं पॉलिटिकल हेड तो पहले से ही हूँ, देश का सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा राजनीतिक मुखिया हूँ। तो मैं क्यों ना मैं एक धार्मिक मुखिया भी बन जाऊं। और फिर उन्होंने तरह तरह के धार्मिक कृत्य, कर्म कांड, प्राण प्रतिष्ठा, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल करार देना, मंदिर में बैठकर भगवा वस्त्र पहन के फोटो सेशन कराना, सफेद वस्त्र पहन के कंदराओं में तपस्या करते हुए करना, डमरू और त्रिशूल लेके खड़े होकर तस्वीर खिंचाना, ये सब करना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि वो भी ऐसे ही बन जाए। मतलब तो एक तरह की हिंदू खलीफा बनने की होड़ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शीर्ष पर शुरू हो गई। शीर्ष पर शुरू हो गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ सत्ताधारी भी थे और उनको ज्यादा कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने सारे देश में अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने शुरू कर दिए सारे देश में। जबकि आपको देखा जाएगा अमित शाह का आपको हिंदुस्तान में होर्डिंग शायद ही कोई मिले। चुनाव के वक्त पोस्टर में अमित शाह की तस्वीर आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग आपको भोपाल में भी मिल सकते हैं, आपको जयपुर में भी मिल सकते हैं। फिर भाजपा ने उनका सारे देश में भेज भेज कर अपने स्टार प्रचारक के तौर पर उनका इस्तेमाल भी किया और आज भी करते हैं, हमेशा करते हैं, हर चुनाव में करते हैं। उन्हें उत्तर पूर्व भी भेजा जाता है, दक्षिण भारत भी भेजा जाता है और जो हिंदी भाषी इलाका जिस भाषा में भाषण देते हैं वो उसमें भी भेजा जाता है। तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ का महत्व भारतीय जनता पार्टी की और संघ की राजनीति में बढ़ता चला गया। कहना ना होगा कि वो संघ की कतारों से नहीं आए हैं, वो भाजपा की संस्कृति से भी नहीं आए हैं। हिंदुत्ववादी हैं, कठोर और कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और भाजपा में भी शायद इतनी कट्टर भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वो हैं। लेकिन इसके बावजूद भी संघ ने उनकी पीठ पे हाथ रखा।
लोकसभा चुनाव की पराजय के बाद उन्हें बचाया, वरना उनको वहां से उखाड़ दिया जाता, संघ नहीं बचाया। तो ऐसी दृष्टि से अभी तक लगता है कि वो संघ के आधे अधूरे आशीर्वाद के साथ में अमित शाह के साथ प्रतियोगिता करते हुए प्रतीत होते हैं। विनोद जी। अभय जी, आपने स्वयं माना, हालांकि इन शब्दों में नहीं माना, हम्म कि योगी जी जो हैं वो संघ के अपने बच्चे नहीं हैं, ये दत्तक पुत्र है। हाँ, ये सही है। ये संघ का दत्तक पुत्र है। हाँ, ठीक है। हिंदू युवा वाहिनी चलाता था ये, ठीक है। 2002 में बनाई थी, जब हम्म झगड़ा हो गया था बीजेपी से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे। हम्म उस वक्त भी असेंबली इलेक्शन के दौरान ही मनमुटाव हुआ था। हम्म और ये 2022 तक चली हिंदू युवा वाहिनी। हम्म और ये एक आध बार उसने कैंडिडेट हिंदू महासभा के भी खड़े किए, बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ। हम्म तो ये आर्म ट्विस्ट करके बने थे 2017 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। आर्म ट्विस्ट किया था इन्होंने आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस उनके नंबर 1 प्रेफरेंस कैंडिडेट मोदी जी के, और आरएसएस के तो मनोज सिन्हा थे, और वो भी ईस्टर्न यूपी के थे। और ये भी ईस्टर्न यूपी में ही अपना पूरा इन्होंने अपना दावा बोल रखा है, और पूरी अपनी वहां सियासत करते हैं। क्योंकि गोरखपुर जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 बार लगातार जीते गोरखपुर से। और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ना असेंबली के मेंबर थे, असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हुए योगी जी। तो मेरा ये कहना है कि ये संघ का अपना बेटा नहीं है, ये गोद लिया हुआ बेटा है। और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के चलते, राजनीति के कुछ दाव खेले जाने के चलते, एक राजनीतिक दाव है ये। शुरुआत इनकी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दाव थे, उसके रूप में इनका ये ऊपरे ऊपर। और ये कोई बहुत मजबूत लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है मैं नहीं जानता हूं, वरना बच्चों की तरह फूट फूट के ये लोकसभा में रोए ना होते। आप कहते हैं कि उनको हर जगह प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है, तो ये बीजेपी का आपके हिसाब से एक ड्रोन है या फाइटर जेट है। लेकिन ऐसी राजनीतिक लड़ाई में, ऐसी राजनीतिक दौड़ में पनडुब्बी जीतती है, पनडुब्बी। वो पनडुब्बी है अमित शाह। आप खुद ही कहते हो कि वो ज्यादा चर्चा में नहीं रहते, अंदर खाते काम करते हैं। मैं स्ट्रिक्टली दोनों के बीच में उनके स्वीपस्टेक्स के उनके जो चांसेस है उनको कंपेयर करने की दृष्टि से ये मैंने 2 मेटाफर्स दिए हैं आपको। बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनता है, वो बन जाएगा इस देश का प्रधानमंत्री, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये एक बड़ा इजी, बड़ी मतलब लेजी एनालिसिस है। और दूसरा ये है कि आरएसएस तो एक जमाने में कहता था तो हम तो किसी को भी समर्थन देने को तैयार हैं जो हमारी दिखाई हुई दिशा में चल रहा है। तो जरूरी थोड़ी कि वो भगवा पहने हुए हो। मोदी जी तो भगवा नहीं पहनते, आरएसएस का ही नॉड मिला ना उनको फाइनली, उसके ही आशीर्वाद से वो बने। क्या अटल बिहारी वाजपेयी पहनते थे भगवान? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत से और काम करते थे। नहीं विनोद जी माफ कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रयोग है। वो जो मोदी और वाजपेयी जैसे जो राजनेता हैं, उनके समांतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है, और इस प्रयोग का असर मोदी जी के सोच विचार और रणनीति के ऊपर भी पड़ा है। मैंने ये बात रखी है आपके सामने। नहीं, वो बात वो मोदी जी, वो देखिए, मोदी जी हिंदू मुसलमान तो उसके जमाने से कर रहे थे, गुजरात के अपने कार्यकाल से कर रहे थे। वो धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, वो जिसको कहते हैं डेमोगोगरी, वो करते थे। वो कब से कर रहे हैं? जब उन्होंने लिखवाया हेडलाइन चंदन मित्रा से उसके पायनियर अखबार में, जेम्स माइकल लिंगडो, जो कि उस वक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त थे और जो एकदम मान नहीं रहे थे कि इलेक्शन कर लो दंगों के बाद, और उन पे दबाव डाल के उनको मनवाया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दो अलग अलग स्पीसीज हैं। और नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि उनके प्रयोग में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसने उनकी राइज को रफ्तार दी सही है। और उनकी स्टेबिलिटी को भी सुनिश्चित किया। आज तक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज अडानी और अंबानी को इस इक्वेशन से बाहर निकालो आप, उसके बाद अंदाजा करो कि जो धन की उपलब्धि है, जो राइवल्स हैं उनको कहीं उजागर ना होने दिए जाने का जो प्रक्रिया है मीडिया के जरिए, मीडिया में भी वर्चस्व है ना इन दोनों का, तमाम मीडिया में भारत के इन दोनों का ही वर्चस्व है। ये यूट्यूब और सोशल मीडिया को छोड़ दें, अब तो सोशल मीडिया में भी बहुतेरे इनके क्या क्या पपलू आ गए हैं। ये मीडिया में इनके बहुत सारे पपलू हैं। तो जो सोशल मीडिया में पपलू बहुत है इनके। तो देखिए इनके जो मीडिया के पपलू हैं और इनका जो धन का पकड़ है, वो इनकी जो उद्योगपति इनको सपोर्ट करते हैं और उसके चलते इनका मोदी जी का है। क्या वो उपलब्ध होगा योगी जी को? क्या योगी जी के पास वो कला है? अभी तक किस तरह के संकेत नहीं है कोई। और योगी जी जो हैं, क्या सुरखरू होके निकलेंगे ये राम मंदिर में जो चोरी हुई है? क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो तो उन्हीं लोगों की है जो उनको रिपोर्ट करते हैं बायसियत मुख्यमंत्री। तो उनमें से कितने सुरखरू होकर निकलेंगे, कितना उन पे वो कीचड़ जो देखिए कोयले की दलाली में हाथ काले तो होते ही हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन कोयले की दलाली से कम नहीं है। इसमें जो भी हस्तक्षेप करेगा उसके हाथ काले होंगे। और मोदी जी डायरेक्टली और योगी जी डायरेक्टली जो है एसआईटी उन्होंने बनाई, ये बात अलग है कि ट्रस्ट के कहने पे ही बनाई, और ये भी बात अलग है कि ये एसआईटी जो है ये ट्रस्ट के कहने पे नहीं बनानी चाहिए थी। इसका बनाने की प्रक्रिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो अलग चर्चा का विषय है। हम आज के दिन ये कह रहे हैं कि अगर दोनों में होड़ लगती है, अमित शाह में और योगी आदित्यनाथ में प्रधानमंत्री पद के लिए, तो कौन आगे रहेगा? और मेरी नजर में इन दोनों को अगर कंपटीशन इन दोनों तक सीमित कर दिया जाए, जो मैं मानता हूं अंततोगत्ता नहीं रहेगा, 2 तक सीमित नहीं रहेगा वो। और जो लोग 2 चर्चा में होते हैं वो उसमें से कोई जो अंडरडॉग होता है वो जीत जाता है, और कोई और तीसरा भी हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि अगर संघ अपना वर्चस्व सरकार में बनाए रखना चाहता है, क्या आप समझते हैं कि आज के दिन संघ का पूरा कंट्रोल है मोदी जी पे? नहीं, कंट्रोल है लेकिन पूरा नहीं। 50-50 का है एट मैक्सिमम। कभी कभी उनका हाथ भारी होता है, कभी उनका भारी होता है। ये मान जाते हैं उनकी बात, लेकिन उनकी बैक एंड कॉल पे नहीं है, उसके यसमैन नहीं है। ये मोदी जी संघ परिवार के यसमैन नहीं है, संघ के प्रचारक रहे हैं लेकिन संघ के याचक नहीं है आज के दिन, जो मेरा मानना है। और योगी तो वैसे ही दत्तक पुत्र है, तो उसका क्या पता क्या दोबारा हिंदू युवा वाहिनी बना ले। मेरी बात सुनिए, हिंदू युवा वाहिनी जब तक जिंदा थी 2022 तक कितने उसके चर्चे होते थे। जब जब इलेक्शन होता था यूपी में उसका चर्चा होता है। और ये भी होता था कि एक बार तो उन्होंने उनके कुछ रिबेल कैंडिडेट्स ने अपने कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़े करने का ऐलान कर दिया, फिर उनको बिठाया, योगी जी ने स्वयं बिठाया। देखिए, जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति संघ से नहीं है, संघ का एट बेस्ट दत्तक पुत्र मान लीजिए उसको, और ब्रॉड आपने अभी शुरू में वो मुस्लिम्स का जो पैरेलल ड्रॉ किया, देखिए मुस्लिम उम्मा होती है ना, जैसे द मुस्लिम वर्ल्ड। अगर मान लीजिए कि हम हिंदू वर्ल्ड की परिकल्पना कर लें, हिंदू वर्ल्ड, क्या उस हिंदू वर्ल्ड में भी आज के दिन योगी जी बिना आरएसएस की फर्स्ट प्रेफरेंस के
ऊपर आ सकते हैं क्या? मैं नहीं समझता है संभव है। तो अंदर इनमें अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ पावर होना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ टेरिटरी होना पड़ेगा। अगर इस बात पे कायम हो जाते हैं योगी जी कि मैंने तो अपना वर्चस्व जमाना है, बहुत हो गया, मैं इनके इशारों पे नाचता हुआ नजर आ रहा हूं, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं अपना एक अस्तित्व मेरा है, मैं उसको एजर्ट करूं। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बिना कॉन्फ्लिक्ट के होगा, बिना रसाकसी के होगा। तो इसलिए बहुत कुछ है आगे देखने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन योगी जी की ये है कि योगी जी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी का एसेट उनकी लायबिलिटी बन सकता है भाईजान। भाई, ट्वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश is a very good mention in your biodata curriculum vitae। किसी भी प्रधानमंत्री पद के लिए अगर वो करिकुलम विटे वो अर्जी में लगाया जाए ये मेरा बायोडाटा है तो बन जाना चाहिए प्रधानमंत्री। लेकिन राजनीति में जो आपकी उपलब्धियां होती हैं वही आपकी डाउनसाइड हो जाती हैं, वही आपकी वीकनेस हो जाती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि संघ जो है 3 बार बने मुख्यमंत्री को, अगर इस बार इलेक्शन नहीं जीतते तो फिर तो उनका दावा ही खारिज हो जाएगा प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन अगर तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो जो उनका क्वालिफिकेशन होगा वही उनके गले में सबसे बड़ी जो है मिलस्टोन होगा, सबसे बड़ा पत्थर लटका होगा उनके गले में। किस लिहाज से? पॉलिटिकल लिहाज से इतने बड़े रुतबे वाला थ्राइस 3 टाइम विनर इन द यूपी इलेक्शंस और उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाए और आपका दत्तक पुत्र हो, अपना जाया ना हो। ये राजनीति में होता है क्या? कभी होगा क्या? आप बता दो मुझे, आप बता दो। अगर राजनीति में संभव है, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन राजनीति में एक चीज जो है वो ज्यादा संभव नहीं होती है। वो ये होती है कि आप बरगद बन के रहो। बरगद राजनीति में जो बरगद की संज्ञा है वो क्यों होती है कि आपने किसी को इतना बड़ा नहीं बना देना है। जैसा कि मोदी जी है, मोदी जी तो अपने एमएलए बोल देते थे थोक में जब तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं बदलूंगा अपनी काबीना, और वो भी थोक में बदलेंगे ताकि कोई ऐसा व्यक्ति उभर के आगे ना आए। अब आप देख लो शिवराज सिंह चौहान की हालत देख लो आप। शिवराज सिंह चौहान बहुत बार जीते थे ना इलेक्शन, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। क्या उनके बायोडाटा के हिसाब से उनके प्रमोशन हुई है? आप बता दो मुझे नहीं, बायोडाटा के हिसाब से नहीं हुई। और आपकी बात से एक और बात निकलती है जो मैं आपकी बात में जोड़ रहा हूं, आपकी बात की तस्दीक करते हुए वो ये जोड़ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2 बार के मुख्यमंत्री, अब तो 9 साल हो चुके हैं उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, ये स्किल कभी नहीं दिखाई कि वो एमएलएज को अपने साथ रख सकें। यानी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके खिलाफ 150 भाजपा के एमएलए ने धरना दे दिया था। तो उनसे कई बार ये भी कहा गया है केंद्र से, आरएसएस की तरफ से, कि भाई एमएलए वगैरह को पटा के रखो, आखिरकार तो उनका महत्व तो होता ही है, कितना भी महत्व घट गया वो उनका, लेकिन कुल मिला के 0 तो नहीं होता है उनका महत्व। तो योगी आदित्यनाथ अगर केवल एमएलए में चुनाव कराया जाए तो ये वहां पर नेतृत्व का चुनाव हार जाएंगे। अगर ईमानदारी देखिए उन्होंने, देखो ऐसा है कि उनके नीचे उन्होंने 2 टाइम बॉम्ब लगा रखे हैं, जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पाठशाला से निकाल के उनको लगा रखा है। लेकिन उनका कद उनके जितना नहीं हुआ अभी तक, योगी जी जितना कद नहीं हुआ। और एक कारण कि योगी जी जो है वो हिंदुत्व के फेस बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आज भी ये माना जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि वो बीजेपी के सरकार में मुख्यमंत्री हैं और आरएसएस उनके विरोध में नहीं है। अगर पक्ष में भी नहीं है तो विरोध में तो नहीं है। तो आज जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ये सूट करती है आरएसएस को और इनको भी सूट करती है। लेकिन क्या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है आपको सिंहासन तक पहुंचा सकती है क्या? अगर पुराने राजाओं का भी अगर हम पैरेलल ड्रॉ कर लें तो कोई राजा पुराने जमाने में अपने किसी दत्तक पुत्र को बनाता था, बैठाता था सिंहासन पे,
इक्का दुक्का कोई एग्जाम्पल होगा, नहीं होता था। ब्लड ब्लड लिंक डिटरमिन करता है, उसी तरह से आइडियोलॉजिकल लिंक, उसी तरह से आप क्या भले पड़े हुए, क्या स्वयंसेवक रहे थे, आप क्या शाखाओं में जाते थे, ये सब जो उनके उनके भी एक रिचुअल्स हैं आरएसएस के, जैसे कांड होते हैं, कांड कलाप होते हैं हिंदुओं के, वो आरएसएस के भी हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि उसमें वो खरे उतरते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक बार मैंने आपको कई बार बताता हूँ कि देवेगौड़ा को मैंने पूछा कि आप कैसे बन जाओगे प्रधानमंत्री, तो वो रागी की गोलियां बना रहा था, लड्डू बना रहा था रागी के, दूध का गिलास पड़ा हुआ तो उसके पास, दोपहर के 3, 3:30, 4 बजे होते, रागी की लड्डू बना रहा था वो, और दूध का गिलास तैयार था। तो मेरी बात उसने सुनी, तो उसने वो जो लड्डू बनाया था प्लेट में रख दिया, और अंगोछे से अपना हाथ उतार के साफ किया, और मुझे कहता है, मिस्टर शर्मा, इफ इट इज रिटन हेयर, नोबडी कैन स्टॉप इट। और जब उसको चिट्ठी मिल गई, और हमको उसके पीछे पीछे, हम अपनी गाड़ी में उसको चेज करते हुए वो आंध्रा भवन पहुंचे, तो वहां पर चीफ मिनिस्टर के स्वीट के बाहर गाड़ी में से निकल के और पायदान पे पैर रख के खड़ा हो गया, और मैं बदकिस्मती से सबसे आगे था। आई हैव गॉट द लेटर, मेरे मुंह के सामने एक तरह से यूं करा, क्योंकि मैंने उसको जाके पिन पिक दिया था एक दिन पहले ही। तो मुकद्दर में लिखा है तो कुछ भी हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो लेकिन हम तो लॉजिकली आर्ग्यू कर रहे हैं, और पॉलिटिकली जो बहुत सी चीजें होती हैं कि जो सितारा चमक रहा होता है, वही सितारा गर्दिश में आ जाता है। राजनीति का ये नियम है। और मेरा ये मानना है एक और बात आपके विश्लेषण के पक्ष में, एक और बात जाती है। एक तो आपने बहुत मजबूत बात ये कही कि जो भारत का बड़ा पूंजीपति है, बिग कैपिटलिस्ट है भारत का, कारपोरेट सरबराह हैं भारत के बड़े, उनके इमेजिनेशन में, मतलब उनके चिंतन में, अभी योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज नहीं हुए हैं, संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज नहीं हुए हैं, जबकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने ही प्रस्तावित किया था। नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार कि राजा हो तो ऐसा हो, अनिल अंबानी ने किया था प्रस्तावित, वो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने या संघ के प्रचारक ने नहीं किया था, ये हिंदुत्व के आइडियोलॉग ने नहीं किया था। भारत के उस वक्त अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बड़े संभावनापूर्ण कारपोरेट माने जाते थे, उनको मैजिशियन माना जाता था फाइनेंस का, मतलब उनको बाद में उनका ग्राफ गिर गया, वो अलग बात है, आजकल थोड़े संकट में है, लेकिन ऐसा था पूरा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुख्य प्रधानमंत्री वो नहीं बन सकता, और बन गया तो टिक नहीं सकता जो उसको कारपोरेट पूंजी इसका हाथ इसकी पीठ पे ना हो। देखो, which industries has the guts to name him without knowing the mind of Mr. मोदी, कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं, वो जाने बिना कौन नाम ले लेगा? किसकी जरूरत है इनका नाम ले? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। उसको छोड़िए, किसकी जरूरत है कि अमित शाह जी का भी नाम ले? नहीं ले सकता। भाई, असली तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किसी को पता है क्या? कि हम लोग बैठ के अटकने लगा रहे हैं। ठीक है, हमारा तो काम है अटकने लगाना, हम पत्रकार लोग हैं, हम स्पेकुलेशन करना हमारा धर्म है, और कई बार हमारी स्पेकुलेशन सही भी फिट भी बैठ जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी बने, तो उस वक्त कई और थे बीजेपी के भीतर जो मुख्य प्रधानमंत्री बन सकते थे, और अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन वो धीरे धीरे वो जो खड़े हुए थे पेड़, उनको काट दिया गया, और जो पहली काबीना बनी उसमें ना तो यशवंत सिन्हा था, ना जसवंत सिंह था, और ना अरुण शौरी था। तो ये जो कटिंग एंड प्रूनिंग जो थी ऑफ द कंपटीशन, वो शुरू से ही शुरू हो गई थी। तो यहां पर कटिंग एंड प्रूनिंग ऑफ द कंपटीशन होगी। अगर कोई नया पहले मुख्य प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके पहले उस पे नजर रखिए कि कौन बन रहा है, उसको तय करके दूसरों पर नजर रखिए। अब मेरा ये मानना है कि अभी हम अमित शाह जी की और योगी जी की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई तीसरा कैंडिडेट भी आ जाए, जिसे कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री तो होती है,
देखिए हमेशा ये कहा जाता है कि मोदी जी क्या करेंगे, पत्रकारों को पता ही नहीं चलता है। सरप्राइज इज देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। वो सही है, क्या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यहाँ लागू नहीं होता क्या? अगर बिल्कुल। मोदी जी ये तय भी कर लेते हैं कि उनको अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहना, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नहीं रहना ये कह के ही विल नॉट वॉक इनटू द सनसेट। मोदी जी विल नॉट वॉक इनटू द सनसेट। मोदी जी जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा की कि वो चाहेंगे कि वो राष्ट्रपति भवन में आ जाएं। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगले 2027 में जुलाई में पता चलेगा कि जब जून जुलाई में इलेक्शन होंगे। लेकिन वो बात अलग है। हमारा ये कहना है कि एक तो दिस इज अर्ली टू स्पेकुलेट, दूसरा जो लोग मैटर करते हैं उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, और तीसरा जो है योगी जी दत्तक पुत्र है, सगे बेटे नहीं है आरएसएस के। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिबेलियन का, आर्म ट्विस्टिंग का, मसल फ्लेक्सिंग का, जो शुरू का जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से मुख्यमंत्री बने वैसे वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ठीक बात है। एक और पहलू है जो मैं जोड़ देता हूं आपके सामने। जब पिछली बार लोकसभा की टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो अमित शाह ने उसके ऊपर अपने शिकंजे में रख के उसको पूरा बंटवारा किया, और योगी जी के कहने पे 2 टिकट भी नहीं दिए। आखिर में योगी जी को उम्मीद थी कम से कम 1 टिकट मिल जाएगा, आखिर में वो टिकट भी काट दिया अमित शाह ने। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि इतना शक्तिशाली माने जाते हैं और अपनी शक्ति बीच बीच में दिखाते भी हैं कभी कभी, उनके कहने पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कोई 1 टिकट भी नहीं दिया गया था। अच्छा, अब ये बात सही है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे होंगे जिस वक्त विधानसभा की टिकटों का बंटवारा हो रहा होगा, तो आप कल्पना कीजिए उनके कहने पे कितने टिकट दिए जाएंगे। मुझे तो लगता है कि उनके कहने पे बहुत कम संख्या में टिकट दिए जाएंगे, टिकट अमित शाह के कहने पे दिए जाएंगे, ताकि चुनाव नतीजा जब आ जाए और अगर भाजपा जीत जाती है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि इनको आगे मुख्यमंत्री बनाना है नहीं बनाना है। ज्यादा संभावना यही है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसका एक सबूत अभी मिल गया है, कल मिला। पंकज चौधरी ने, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, आपने उनका बयान देखा ही होगा, उन्होंने साफ कहा कि हम लोग चुनाव होगा और उसके बाद एमएलए तय करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। साफ तौर पर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वही रहेंगे। यहाँ भी श्योरिटी नहीं है कि वही रहेंगे। तो उनको आज के दिन बीजेपी के भीतर हेमंत बिस्वा शर्मा का दर्जा भी हासिल नहीं है। वो भी आप नहीं समझ गए आप? हाँ, बिल्कुल। हेमंत बिस्वा शर्मा तो बन गया था ना, अनाउंस कैंडिडेट था ना। ऐसा उसके नाम पे थोड़ी कहा कि हम बाद में एमएलए डिसाइड करेंगे। नहीं, अनाउंस कैंडिडेट था। तो आप समझिए ना इस बात को। और क्या शुवेंदु के नाम पे ऐसा कुछ था? हालांकि उतना इजी नहीं था, लेकिन था कि शुवेंदु भी उनका क्लियरली चोजन कैंडिडेट था बिहार में, बंगाल में, और वो क्योंकि उसने जितवाया था, वो लड़ाई की थी उसने बहुत, तो वो बन गया। लेकिन ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री था, उसके नाम पे तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई एमएलए डिसाइड करेंगे। तो इसलिए 2 मापदंड हैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और एक मापदंड जो है वो निर्धारित करते हैं मोदी जी, और दूसरा थोड़ा छोटा मापदंड है वो निर्धारित करते हैं आरएसएस वाले। एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या ये दोनों मापदंड जो है ये योगी जी के लिए सही है। मैं नहीं जानता हूं, और मैं बहुत ज्यादा आश्वासित नहीं हूं कि बहुत इतने प्यारे हैं वो मोदी जी के या संघ के कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जनता भले ही बोलती रहे, जनता में भले ही प्रचार होता रहे कि भाई वो मोदी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, बाबा मोदी जी के प्यारे तो बिल्कुल नहीं है। संघ की हमदर्दियां कुछ उनके साथ हैं। संघ ने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई, वरना 2024 की पराजय के बाद में तो जो भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो रिपोर्ट तैयार की थी कि हम हारे क्यों, उसका तो ठीक रहा, सीधे उन्होंने आदित्यनाथ के दरवाजे पे फोड़ दिया था। उस दिनों ये चुप रहते थे, बोलते भी नहीं थे, अपने घर में बैठे रहते थे, कुछ बोलते बालते भी नहीं थे। अगर संघ ने भूमिका ना निभाई होती तो उसी वक्त इनको हटा दिया जाता वहां से। ये स्थिति देखिए ऐसा है, जो सीटें कमाई हैं अभय जी, जो सीटें कमाई हैं उसमें स्वयं की एक भूमिका थी। इसलिए ठीक बात है। उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो क्या कहां पर कौन सा तार मिला हुआ था हम नहीं जानते हैं, क्योंकि
संघ को इट्स ऑपरेटेड एज अ सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, खुफिया एक तंत्र है उनका जिसमें बाहर खबर नहीं निकलती है। ठीक है, अपना खुफिया तंत्र चलाते रहे लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र के लिए खुफिया तंत्र अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए ये बात हम जानते हैं और ये कहते रहते हैं। तो इसलिए संघ जो करना चाहता है करे, हम तो उस पे स्पेकुलेट ही कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ बताते तो है नहीं। तो इसलिए हमारी स्पेकुलेशन हमें ये बताती है कि संघ ने जितना निभाना था अभी तक निभा दिया है योगी जी के साथ। और योगी जी कितने सुरखरू होके निकलते हैं, कितने पाक दामन से ये जो एसआईटी बनी है उसकी पूरी जानकारी जब वो दे देती है, उसके बाद जो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होती है उसमें कौन बताते हैं ना कि फॉल गाय कौन बनता है, किसको बनाते हैं फॉल गाय। फॉल गाय तो कोई भी बन सकता है ना। अभी तक तो चंपत राय जी हैं फॉल गाय, अभी तक तो वो अनिल मिश्रा जी हैं फॉल गाय, अभी तक वो गिरी साहब जमे हुए हैं। वो कहते हैं, वो तो कोषाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि मेरे को तो सिर्फ ऑडिटेड जो अमाउंट है वही उसका ही पता चलता है, वो तो ऑडिटिंग सारी सीएजी टाइप होती है। तो उन्होंने तो अपनी कन्नी झाड़ ली है। ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आज के दिन ये हमारा आपको 2 लाइन में है कि दत्तक पुत्र को सिंहासन मिलना मुश्किल होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपकी ये टैगलाइन है, दत्तक पुत्र को सिंहासन मिलना मुश्किल होता है, बिल्कुल, और यही चलेगी और यही निकल के आया है पूरी इस चर्चा से। बहुत बेहतरीन चर्चा हुई और उस एपिसोड के बाद जो हम लोगों ने पिछला किया था, ये चर्चा बहुत जरूरी थी क्योंकि बिना इस चर्चा के वो एपिसोड पूरा नहीं हो सकता था। तो विनोद जी जल्दी मिलते हैं 1-2 दिन में ऐसे ही किसी और विचारोत्तेजक सवाल पर बातें करने के लिए। ओके, बाय बाय बाय।